अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड का एक सब टॉपिक है, डिज़ीज़ कंट्रोल। कि हम किस तरह भी कोई भी एक डिज़ीज़ है उसको बायोलॉजी की हेल्प से किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो देयर हैज़ बीन फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ द हेल्थ एंड डिज़ीज़ कंट्रोल। थ्री pronged actions are usually taken against various diseases। तो वो कह रहा है कि मतलब डिज़ीज़ कंट्रोल में एक बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के तरीके हैं जो कि हम किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वन है प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि कोई भी डिज़ीज़ अगर हमारे पास स्प्रेड हो रही है तो उससे पहले अगर हम प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि हम इसे सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एहतियाती तदाबीर, यानी कि किसी भी डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से पहले या अगर वो स्प्रेड भी हो रही है तो हम अब प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट कर लें और हम उस डिज़ीज़ को, यानी कि डिज़ीज़ से बच सकते हैं। देन हमारे पास दूसरा है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन दोनों एक ही तरह की टर्म है। कि हम वैक्सीन क्या है, ये हम आगे इसको बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं। तीसरा हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी, यानी कि हम ड्रग के ज़रिए उसकी ट्रीटमेंट करें या हम जीन थेरेपी कर लें। तो इसको भी हम आगे अभी पढ़ते हैं। तो अब हम अपना इसी का नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि हम कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर या क्या क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। द एडवांसेस इन बायोलॉजिकल साइंसेज हैज़ प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज़ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये कह रहा है कि हमें बायोलॉजिकल साइंस ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हैं कि हम किसी भी डिज़ीज़ के कॉजेटिव एजेंट, यानी कि डिज़ीज़ किस वजह से फैल रही है और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि किस तरह डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। तो अब इसका बात का मतलब ये है, जिस तरह ये रिसेंटली हमारे पास एक कोरोना वायरस का सेशन चला है। तो वो क्या था कि हमें पता था कि कोरोना वायरस में वो मतलब पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से फैलता है। तो हमने क्या किया, हमने हैंड वॉश और दूसरा हमने मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया। तो यही हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर में आता है कि किसी भी डिज़ीज़ का, यानी कि हमें कोरोना वायरस का पता था कि इस तरह स्प्रेड हो रहा है, इसका मोड ऑफ सेपरेशन ये है, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट की। तो फॉर इंस्टेंस द एड्स, तो उसने भी एग्जांपल हमें दी है एड्स की। एड्स क्या है, एड स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स ये हमारे पास एक डिज़ीज़ है जो कि हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये काज्ड होता है HIV से। HIV क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये हमारे पास HIV वायरस है, यानी कि हमारे पास एड्स एक डिज़ीज़ है। तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसकी जो वायरस जो काज करता है उस वायरस का नाम है HIV, यानी कि HIV उसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल जो हमारे पास फॉर्म है दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये हमारे पास इसका मोड ऑफ सेपरेशन, यानी कि ये किस तरह स्प्रेड होता है, थ्रो फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी कि किसी भी पर्सन का किसी ऐसे पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट के जिसमें पहले एड्स हो। तो इस तरह एड्स हमारा मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो अगर किसी ऐसे पर्सन का ब्लड जो कि विक्टिम है इसका एड्स का, तो हम उसका ब्लड अगर ट्रांसफ़र कर दें किसी एक हेल्दी पर्सन को तो उससे भी हमारा एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस, यानी कि ऐसी सिरिंजेस जो कि ऐसे पर्सन को लगाई गई हैं जो कि एड्स का पेशेंट था, तो अगर वही वाली सिरिंज एक हेल्दी पर्सन पे यूज़ की जाएगी तो उस पर्सन को भी एड्स हो सकता है। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं, तो अगर वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी किसी ऐसे पर्सन पर यूज़ किए गए जो कि एड्स का पेशेंट था, तो
जब उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को यानी कि स्टेरिलाइज़ किए बगैर, स्टेरिलाइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिससे हम चीज़ों को स्टेरिलाइज़ करते हैं, यानी कि उन्हें पैथोजन बैक्टीरिया इन्फेक्शन से फ्री करते हैं। तो अगर वो स्टेरिलाइज़ किए बगैर अगर हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लेंगे तो किसी हेल्दी पर्सन पे, तो देन वो भी एड्स का पेशेंट हो सकता है। तो ये है हमारे पास, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोसेस बाय विच एड्स कैन बी ट्रांसफर्ड, या HIV हमारे पास किस तरह ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये उसके 3-4 हैं, यानी कि हमारे पास सेक्सुअल कांटेक्ट है, देन हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस हैं एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो देयरफॉर डॉक्टर एडवाइस अस टू टेक प्रोसिक्यूशन। तो इसलिए में जो डॉक्टर हैं वो कि एहतियात का मशवरा देते हैं ऑन दीज फ्रंट, सो दैट वी डू नॉट कॉन्टैक्ट द डिजीज़ विच इज़ एट प्रेजेंट इनक्यूरेबल। तो किसी भी मतलब इनक्यूरेबल डिजीज़ से के पेशेंट से हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली हेपेटाइटिस इज़ काज्ड बाय एच वायरस। तो ये जो है हेपेटाइटिस है, ये भी हमारे पास एक वायरल डिजीज़ है। तो ये काज्ड बाय हेपेटाइटिस का वायरस है, जिसे एच वायरस से उन्होंने शो किया हुआ है। तो ये विच इज़ स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये HIV हमारे पास, ये हेपेटाइटिस का वायरस किस तरह ट्रांसफ़र होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बाय यूजिंग कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस से एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो इसकी भी जो हमारे पास मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेम टू सेम उसी जैसे हैं जैसा कि उसके हैं एड्स के। तो हम इन एरियाज़ को मतलब अगर हम ये एरियाज़ देख लें कि हमारे पास किस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम इससे बच सकते हैं। देन हमारे पास है, इन दिस केस आल्सो डॉक्टर एडवाइस अस टू बी केयरफुल एंड अवॉइड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमें डॉक्टर ये भी मशवरा देते हैं कि केयरफुल रहें और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि जिस डिज़ीज़ का जो पर्सन है उसे कांटेक्ट ना करें, या ख़ासकर जो हमारे पास वायरल डिज़ीज़ हैं। तो यही कहते हैं ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो ये वही वाली है, यानी कि कौन कौन सी हम प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो देन हमारे पास है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। तो हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होती है। मेनी डिजीज़ सच एज पोलियो, होपिंग कॉफ, मीजल्स, मम्स कैन एज बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। तो ये वाली जो डिजीज़ हैं इनको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, वैक्सीनेशन। तो अब हमारे पास वैक्सीन क्या है। वैक्सीन हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है ना, उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। और उस इम्यून सिस्टम में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारे पास एंटीबॉडीज़। और वो एंटीबॉडीज़ किस तरह बनती हैं, वो हमारे पास इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस से बनती हैं। तो हम पहले इसकी हिस्ट्री स्टडी कर लेते हैं, देन इसको देखते हैं कि ये क्या है। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट है। तो उसने ये फर्स्ट टाइम डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन। तो उसने फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन की टेक्निक 1796 में उसने फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया। काउपॉक्स एक डिज़ीज़ है, तो नोन एज वैक्सा फ्राम लैटिन वैक्सा यानी कि काउ, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम काउपॉक्स के ऊपर ही की थी, तो उसी वजह से इसको लैटिन में वैक्सा काउ को कहते हैं, तो इसी वजह से इसे वैक्सीनेशन कहा गया। फ्राम दिस वर्ड इवोल्व्ड द प्रेजेंट टर्म वैक्सीन। तो इसी वैक्सा से हमारे पास जो प्रेजेंट टर्म वैक्सीन है ये हमारी ड्राइव हुई। तो हम इस चैप्टर नंबर 6 है उसमें हम वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ये इनके बता देता हूँ कि वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बॉडी में यानी कि एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास होती हैं ना, तो हम वो बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बॉडी हमारी उन्हीं के ख़िलाफ़ एक्शन करते हुए एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो वो एंटीबॉडीज़ हमारे पास मतलब फ्यूचर में प्रेजेंट रहती हैं।
यानी कि अगर फ्यूचर में उस बंदे को वो डिज़ीज़ होगी तो उसमें वो एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट होंगी। यानी कि अगर किसी बंदे को कोई डिज़ीज़ हुई है और उसकी बॉडी ने वो वाली एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर ली हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर उस बंदे को वो वाली डिज़ीज़ नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। तो वो कह रहा है सिंस देन इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन इज़ कैरिड आउट मेक द पीपल इम्यून फॉर वायरल और बैक्टीरियल एपिडर्मिस। तो वो कह रहा है कि वैक्सीन हमारे पास बैक्टीरियल या वायरल इनके डिजीज़ के खिलाफ इम्यून है। फॉर एग्जांपल डिजीज़ दैट इंडिविजुअल आर वैक्सीनेटेड देयर थ्रू लाइफ मेक देम इम्यून। तो वो यही कह रहा है कि अगर किसी बंदे को किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के ख़िलाफ़ अगर हमने वैक्सीन प्रोवाइड कर दी तो वो थ्रू आउट द लाइफ वो डिजीज़ से दोबारा नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर पहले से उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। तो इट इज़ क्लेम दैट स्मॉल पॉक्स हैज़ बिन टोटली, तो ये मतलब हमारे पास एक इदारा है इसे वर्ल्ड हेल्थ WHO कहते हैं, तो उसने ये क्लेम किया है कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन एलिमिनेटेड फ्राम द वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। Scientists are making continuous effort to develop vaccine against other diseases. Even vaccine against AIDS is being administered in human. तो हमारे पास एड्स है, इसकी वैक्सीन भी अभी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, लेकिन अब तो अवेलेबल होगी। तो ये हमारे पास था वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन था कि हम किस तरह बॉडी को इम्यून कर सकते हैं थ्रू, यानी कि बॉडी में एंटी बायोटिक्स, यानी कि बॉडी में अगर कोई भी डिज़ीज़ अगर बॉडी को लगती है तो बॉडी उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनाती है वो फ्यूचर टाइम के लिए प्रेजेंट होती हैं और बॉडी उसके ख़िलाफ़ यानी कि फ्यूचर टाइम के लिए ये हो जाती है। तो ये उसने एडवर्ड जेनर ने ऐसा किया था कि मतलब एक डिज़ीज़ है जो कि काउ पॉक्स यानी कि काऊ वगैरह में होती है, तो उसने उसके सेल्स लेकर एक हेल्दी बच्चे में ये किया और बच्चे को थोड़ा बहुत को इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद वो बच्चा रिकवर हो गया। जब उसने सेकंड टाइम ये किया तो फिर बच्चे को कोई भी वो नहीं हुआ, तो उसने देखा कि बच्चे में वो काउ पॉक्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन। दूसरा हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी, यानी कि ड्रग ट्रीटमेंट है या जीन थेरापी हमारे पास क्या है, तो हम अभी ये देखते हैं। तो इफ़ अ पर्सन बिकम सिक विद डिजीज़ ही इज़ सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ या एंटीबायोटिक्स। तो अगर कोई बंदा यानी कि बीमार होता है तो हम उसे एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं विच कैन किल द बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती हैं दीज आर एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। The antibiotics are however useful in bacterial disease and that only when bacteria have not developed resistance to antibiotics। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हमारे पास चीज़ें प्रेजेंट हैं वो हमारे पास हैं एंटीबायोटिक्स। और तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो हमारे पास प्रेजेंट होती हैं चीज़ें दैट आर एंटीबायोटिक्स, और पीछे जो हमने यहाँ तक वैक्सीन में पढ़ा था दैट आर एंटीबॉडीज़, यानी कि बॉडी में अगर कोई भी एंटीजन आता है तो उसके ख़िलाफ़ जो बॉडी का रिस्पॉन्स में चीज़ें बनती हैं वो हमारे पास होती हैं एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ ये आगे हम अपने नेक्स्ट मतलब लास्ट चैप्टर में एंटीबॉडीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, यानी कि बीटा मतलब बी सेल्स और टी सेल्स किस तरह इनको बनाते हैं और किस तरह वो, तो वो हम इंशाल्लाह वहाँ पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इनका एक ये था कि वैक्सीन में हमारे पास एंटी बॉडीज़ होती हैं और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं दैट आर एंटीबायोटिक्स। These antibiotics are however useful for bacterial disease only। तो ये सिर्फ उन डिजीज़ के ख़िलाफ़ करते हैं जो उनमें बैक्टीरिया इन मतलब एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ जिनमें बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस ना हो। जैसा कि हमारे पास हम जानते हैं कि जो इंसानों को नज़ला या ज़ुकाम होता है तो ये एक हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें हमें तो वैक्सीन लेनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स कुछ कम टाइम के लिए रिकवर तो करती हैं, लेकिन अब बैक्टीरिया ने इनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस क्रिएट कर ली है। तो अब हमारे पास ये जो रेजिस्टेंट है
ये इस तरह हो चुकी है कि हर बंदे को मतलब अब नज़ले की जो दवाई है ये हमारे पास असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने इन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। इन कैंसर में हमारे पास रेडियोथेरेपी होती है या कीमोथेरेपी है, तो वो भी यूज़ होती हैं। इन रेडियोथेरेपी द कैंसरस पार्ट इज़ एक्सपोजर टू शॉर्ट वेव। तो की रेडियोथेरेपी क्या होती है? रेडियोथेरेपी में हमारे पास जो सेल का कैंसरस पार्ट होता है तो इज़ एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस फॉर्म द रेडियोएक्टिव मटेरियल रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो हमारे पास जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें जो कोई भी कैंसरस पार्ट होता है सेल का, तो उसमें से वेव्स यानी कि रेडिएशंस, हम उनको सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं, उस उससे इसका इलाज किया जाता है। इन पाकिस्तान देयर आर सेवरल सेंटर्स विच आर कैरिंग आवर रेडियोथेरेपी टू कंट्रोल कैंसर। तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे कैंसर को कंट्रोल करने के लिए यानी कि रेडियोथेरेपी की जा रही है। कीमोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल टू पेशेंट। तो कीमोथेरेपी में हम रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस या वो यूज़ करते हैं जिसमें कैंसर सेल्स को एक्सपोजर किया जाता है, उनमें रेडिएशन। लेकिन कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि एंटी कैंसर केमिकल्स यूज़ करते हैं। एंटी कीमोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल, यानी कि कीमोथेरेपी में हम एंटी कैंसरस केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे हम इसका यानी कि इलाज करते हैं, और वो रेगुलर इंटरवल बेस को लेना पड़ता है। दीज केमिकल्स में किल बोथ कैंसरस एंड नॉर्मल। तो इन ये जो कीमोथेरेपी है इसका एक नुकसान ये भी है कि ये जो केमिकल्स हैं ये कैंसरस सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देते हैं। इस वजह से हमारे पास ये जो भी कीमोथेरेपी है कुछ ज़्यादा ये इफेक्टिव इलाज नहीं है कैंसर का। तो रिसेंटली अ न्यू टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन्स। तो डिफेक्टिव जीन्स को हमने रिपेयर करने के लिए एक और चीज़ यानी कि डिस्कवर की है, दैट इज़ जीन थेरेपी। तो दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इनटू द होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक सेल में किसी भी एक होस्ट से यानी कि होस्ट के जीन से किसी भी नॉर्मल सेल का जो जीन होता है उसको बदला जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं जीन थेरेपी। तो दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन एंड इंसर्टिंग इट इनटू द होस्ट बोन मैरो सेल, दिस इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन है या जो भी है, तो हम उसका सेल में से जीन को काटते हैं और एक होस्ट यानी कि जो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है तो उससे हम उसका जीन काट के उस इन्फेक्टेड पर्सन में लगा के उसका इलाज करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं जीन थेरेपी। कंबैटिंग डिजीज़ यूटिलाइज ऑल मेथड एंड ऑल व्हेन रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग पार्टी। तो ये हमने लास्ट टाइम भी यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट ये है कि जितने भी हमारे पास डिज़ीज़ को यानी कि उसकी एहतियात या उसका इलाज जो कुछ भी है, तो वो सारे मतलब तरीके अपनाना किसी भी एक डिज़ीज़ से रिकवर करने के लिए, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। दिस रिक्वायर अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इट काजेज़ एंड इट रेमेडीज़। तो मतलब सोसाइटी में उसकी अवेयरनेस पैदा की जाए और उसकी यानी कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसे क्या कुछ नुकसानात हो सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग डेंजरस डिजीज़ फ्राम ह्यूमन सोसाइटी। तो ह्यूमन सोसाइटी में मतलब अगर किसी भी डिज़ीज़ को हमने कंट्रोल करना है तो हम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि हम लोगों को उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ बताया जाए कि ये क्या है, कैसे हो रही है, इसके क्या क्या नुकसान आते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। बिसाइड इट कंट्रीब्यूट टू फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ ऑफ मैन, बायोलॉजी हैज़ डिस्कवर्ड नंबर ऑफ मीन्स एंड डेवलपमेंटल टेक्निक फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, फॉर एग्जांपल क्लोनिंग, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो बायोलॉजी ने बहुत सी और टेक्निक भी डिस्कवर की हैं जिनमें एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन है, क्लोनिंग है। क्लोनिंग अब अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में क्लोनिंग को देखेंगे कि हमारे पास क्लोनिंग क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।